अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, गोल गोल घूमना कानून फितरत है। माँ की वारिफ्तगियाँ औलाद के गिर्द, परवाना शम्मा के गिर्द, इसी तरह से चांद ज़मीन के गिर्द और ज़मीन सूरज के गिर्द, जबकि लातादाद सैयारे अपने अपने मदार में घूमते ही चले जा रहे हैं। और देखा जाए तो इस दुनिया का निज़ाम भी तो गर्दिश में है। हर मुआशरा मखसूस ज़ाब्तों के गिर्द घूमता रहता है और उस मुआशरे के रहने वाले अफराद उन ज़ाब्तों को अपनाते हुए जिंदगी का पहिया घुमाए चले जाते हैं। जिंदगी के इस सफ़र में इंसान को पहिया जाम का सामना भी करना पड़ सकता है और रफ्तार शिकन तो आते ही रहते हैं, लेकिन सफ़र शर्त है और इस सफ़र के लिए सवारी का होना निहायत ज़रूरी है और सवारी के चलने के लिए पहिया निहायत ज़रूरी है। और ये पहिया कहाँ से आया है? ये पहिया किसने बनाया है? ये पहिया कौन लाया है? ये पहिया इस ख्याल के आते ही हमने तहकीक शुरू कर दी और बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ हमारे हाथ लगे। तो सोचा क्यों ना ये तमाम हक़ाइक़ आपके भी गोश गुजार किए जाएं। तो प्रोग्राम में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। यकीनन आज का ये सफ़र बहुत दिलचस्प होने वाला है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि पत्थर के ज़माने का इंसान अगरचे दरख्तों के कटे हुए तनों की मदद से भारी भरकम पत्थर धकेलने का काम लेने लगा था, लेकिन बहरहाल ये पहिए की इजाद हरगिज नहीं थी। आसार कदीमा के माहिरीन की राय के मुताबिक पहिए की बाकायदा इजाद 4200 से 3500 कबल अज़ मसीह के दौरान किसी वक्त हुई होगी। इब्तदाई नोयत का पहिया किसी सवारी को धकेलने के लिए इजाद नहीं किया गया था, बल्कि ये मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहली मरतबा इजाद किया गया। दरिया दजला फिरात के दरमियानी इलाके से मिलने वाला एक पहिया 3100 साल कबल मसीह का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बर्तन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। पहली बार किसी सवारी में इस्तेमाल होने से बहुत पहले पहिए का इस्तेमाल गंदम पीसने वाली चक्की में भी होने लगा था। इस मकसद के लिए पत्थर की दो गोल सिलों को आपस में जोड़ा जाता था। ऊपर वाली सिल में एक सुराख हुआ करता था जिसमें गंदम के दाने डाले जाते थे, जो चक्की के दोनों पार्टों के दरमियान पिसकर आटे की सूरत में चक्की के अतराफ से बाहर को गिरता था। पत्थर से बनी आटा पीसने की मशीनें कुछ दहाई पेशतर हमारे यहाँ भी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब इनका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। आज भी देहात में शायद किसी घर में ये चक्की मौजूद हो, लेकिन अमलन इसका वजूद ख़त्म हो चुका है। जिद्दत ने आटा पीसने की मशीनों को भी नए कालब में ढाल दिया है। पहिए को सबसे पहले इस्तेमाल करने का सेहरा यूनानियों के सर जाता है, जिन्होंने एक पहिए से चलने वाली सवारी इजाद की, जो ज्यादातर बार बर्दारी के लिए ही इस्तेमाल की जाती थी। (2500 से 2000 कबल मसीह के दरमियान लकड़ी के पहियों और लकड़ी ही के एक लठ की मदद से एक्सल तैयार किया गया। इस एक्सल की इजाद का सेहरा सुमेरियों के सर जाता है। ये सुमेरी कदीम इराक यानी कि मेसोपोटामिया की एक निहायत ताकतवर और जंगजू कौम थी। एक्सेल की इजाद वो इनकलाबी इजाद थी जिसने इंसानी तहजीब व तमद्दन को बदल कर रख दिया। यही वजह है कि इसको 6 बुनियादी सिंपल मशीन्स में शुमार किया जाता है। एक्सेल तैयार करने के लिए लकड़ी के 2 गोल पहियों के ऐन बीचों बीच एक अदद सुराख किया जाता था और फिर इन दोनों पहियों को किसी सिडोल और मुतनासिब लठ के दोनों किनारों पर इस तरह जोड़ दिया जाता था कि वो आजादाना घूम सकें। रॉकेट के
अलावा अपनी इजाद से लेकर आज तक एक्सल तमाम मशीनी सवारियों में इस्तेमाल हो रहा है। कदीम जमाने में सबसे पहले एक्सल को रथ में इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि 2300 कबल मसीह में जब इंसान ने घोड़ों को अस्तबल में पालना शुरू किया, रथ और एक्सल भी उसी दौर में इजाद हुए। रथ की इजाद इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि इसकी बदौलत ही दुनिया की बेशतर अक़वाम पहिए के इस्तेमाल और उसकी इफादियत से मुतारिफ हुई। दूर दराज के इलाकों पर हमला करना आसान हुआ और कम वक्त में ज्यादा रसद को सिपाहियों तक पहुंचाना मुमकिन हुआ। इसके अलावा जमीनी रास्तों से तिजारत करना भी सहल हो गया। इसी इजाद की बदौलत जमीनी रवाबित में भी इजाफा हुआ और तिजारती सरगर्मियों को भी फरोग हासिल हुआ, क्योंकि समंदरी रास्ते मौसम और हवाओं के रुख के मोहताज थे। इस इजाद ने बैनुल अक़वामी रवाबित में न सिर्फ इनकलाब बर्पा किया, बल्कि मुकामी रियासतों के दौर का भी खात्मा अमल में आया और वसी सल्तनतों के क़याम का आगाज हुआ। रथ जंग और अमन दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जाने लगा। ज्यादा वजन उठाने या ज्यादा रफ्तार बढ़ाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे, यानी जितने ज्यादा घोड़े उतनी ज्यादा हार्स पावर। आज भी गाड़ियों के इंजन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए हार्स पावर को ही पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इब्तदाई नौइयत के रथ में इस्तेमाल होने वाला पहिया ठोस लकड़ी से तैयार किया जाता था। जंगी मकासद के लिए रथ को घोड़े खींचते थे, जबकि आम रोजमर्रा जिंदगी में वजन खींचने के लिए इस्तेमाल होने वाली रथ को गधे खींचते थे। इसी तरह शाही रथ भी घोड़े ही खींचा करते थे। ये रथ भी अमूमन 2 या 4 घोड़ों पर मुश्तमिल हुआ करते थे। मौजूदा तांगा या बगी रथ ही की जदीद सूरतें हैं। आने वाले वक्त में रथ के ठोस पहियों को तब्दील करके मौजूदा तांगों की शक्ल के पहिए तैयार किए जाने लगे, जिनकी वजह से रथ की रफ्तार में गैर मामूली इजाफा हुआ। सुमेरियों ने रथ को जंगी मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और जल्द ही इस तेज रफ्तार सवारी की मदद से दूर और नजदीक अपनी ताकत की धाक बिठा दी। सुमेरियों के जिस माहिर कारीगर ने यह कारनामा अंजाम दिया होगा, उसे अंदाजा भी न होगा कि आने वाले वक्त में इस इजाद से दुनिया का रुख ही बदल जाएगा। इन रथों के एक्सल के साथ सुमेरी तलवार के फल बांध दिया करते थे, जिनकी लंबाई 2 फीट तक हुआ करती थी। फिर इन रथों को तेजी से दौड़ाते हुए दुश्मन की सफों में घुस जाते और यूं दुश्मन फौज में अफरा तफरी फैल जाती थी। दुश्मन का जो सिपाही इसकी जद में आ जाता, वो कुचला जाता या फिर कट जाता था। इसी जमाने में मशरकी यूरोप में इसी तर्ज के घोड़ा गाड़ी मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल करने के शवाहिद मिलते हैं। यूनान में अगरचे पहिया सबसे पहले इजाद किया गया, लेकिन रथ का इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ। यूनान की पथरीली जमीन तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ियों के लिए मौजू नहीं थी, लेकिन यहाँ के देवमराई किस्सों में इनका खूब जिक्र किया गया है। इन्हीं किस्सों में मज़कूर है कि ट्रॉय की मशहूर लड़ाई के दौरान एकियस ने हेक्टर को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को अपने रथ के पीछे बांधा और ट्रॉय शहर की फसील के गिर्द दौड़ाता रहा। मिस्र में भी रथों के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। बाइबल के मुताबिक फिरौन ने जब बनी इसराइल का ताक़ुब किया तो उसने इस मकसद के लिए तेज रफ्तार रथें ही इस्तेमाल की।
मिस्र में रथों के इस्तेमाल के अव्वलीन शवाहिद तकरीबन उसी दौर से ताल्लुक रखते हैं जब इराक में उनका इस्तेमाल शुरू हुआ। 1700 कबल मसीह में हाइक्सोस कबाइल उर्दन और लेबनान से मिस्र पर हमला आवर हुए और अपनी तेज रफ्तार रथों की वजह से पूरे मिस्र पर गालिब आ गए, जिन्हें बाद अज़ां शाह अहमोस ने मिस्र से बेदखल कर दिया। इब्तदा में इंसान घोड़े पर बराह रास्त सवारी करने को एक मुश्किल फन तस्वुर करता था, लेकिन 500 कबल अज़ मसीह के ज़माने में इंसान ने घुड़सवारी सीख ली, जिसकी वजह से रथ का इस्तेमाल कम होने लगा, क्योंकि रथ बनाना एक महंगा काम था और आम लोग इसका खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लिहाजा रथ की जगह घुड़सवारी ने ले ली। रथों की अहमियत और अफादियत को बड़ा धचका 331 कबल अज़ मसीह में उस वक्त लगा जब सिकंदर आज़म ने एक जंग के दौरान अपने घुड़सवार दस्तों की तेज़ रफ्तारी और चाबुक दस्ती को बुरुए कार लाते हुए ईरानी रथों को मफलूज कर दिया। घुड़सवार दस्ते रथों की निस्बत तेजी से अपना रुख मोड़ सकते थे, जबकि रथों के लिए ऐसा मुमकिन न था। इसके अलावा रथें हमवार जमीन पर ज्यादा बेहतर नताइज देती थीं, जबकि घुड़सवार दस्ते किसी भी किस्म के इलाके में कारामद थे। चुनाचे 500 साल मकबूल रहने वाली रथें मैदान जंग से मुकम्मल तौर पर गायब हो गयीं। अलबत्ता सवारी और बारबरदारी के नुक्ता नजर से ये रथें अवामुन्नास में मकबूल हो चुकी थीं, जिनमें वक्त के साथ साथ तब्दीलियां भी की जाती रहीं। यूं अगले 2000 साल तक तांगे, बघी और रेडियां आमदोरफ्त और बारबरदारी के लिए इस्तेमाल की जाती रहीं। तांगे और बघी के लिए तो घोड़े ही इस्तेमाल किए जाते रहे, अलबत्ता रेडियों को खींचने के लिए बैल और गधों का इस्तेमाल होने लगा। 200 साल पहले एक जर्मन मोजद कार्ल फॉन ड्राइस ने एक 2 पहियों पर चलने वाली साइकिल इजाद की, जो आने वाले वक्त में बाइसिकल की बुनियाद बनी। इस बाइसिकल की इजाद ने दुनिया भर में करोड़ों इंसानों की जिंदगी में अहम किरदार अदा किया। कार्ल फॉन ड्राइस ने लकड़ी के एक फ्रेम और लोहे के बने 2 पहियों को बगैर पैडल के जोड़ दिया था और इस मशीन को ड्राइसने का नाम दिया, जिसे चलाने के लिए पैरों से धकेलना पड़ता था। 1816 में ड्राइस जब अपनी इजाद की हुई साइकिल पर खुद बैठकर जर्मनी की सड़कों पर निकले तो लोग उन्हें ताज्जुब से देख रहे थे। कुछ ही अरसे में इस इजाद में लोगों की दिलचस्पी इस कदर बढ़ी कि जर्मनी के हर घर में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। 20वीं सदी ईस्वी से पहले गाड़ियां मंजर आम पर दिखाई नहीं देती। ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की इजाद से पहले भी घोड़ा गाड़ी और बगी ही अवामुन्नास में मकबूल थी। 29 जनवरी 1886 में जर्मन के मैकेनिकल इंजीनियर कार्ल बेंज ने पहली ईंधन से चलने वाली गाड़ी इजाद की। ये गाड़ी 3 पहियों पर मुश्तमिल थी और इसका इंजन पिछले हिस्से में मुसाफिर की सीट के नीचे नस्ब किया गया था। कार्ल बेंज ने पहली मोटर कार 1885 के अवाखिर में ही इजाद कर ली थी, मगर मजहबी हलकों के मुमकिना एतराजात से डर कर उसे गिराज में छुपा दिया था, क्योंकि उस वक्त ये समझा जाता था कि अगर किसी सवारी को 1 या 2 घोड़े खींच ना रहे हों तो वो जादू या शैतान के ज़ेरे असर चलती थी। यही वजह है कि ना मजहबी हलकों में उसे मकबूलियत की सनद मिलती और ना ही हुकूमत वक्त इसे चलाने की इजाजत देती। इसके अलावा ऐसा पसमानदा माहौल कि जहां खवातीन ना तो अकेले घर से निकल सकती थीं और ना ही उन्हें किसी काबिल समझा जाता था। कार्ल बेंज की बीवी ने वो कारनामा अंजाम दिया कि दुनिया हैरान रह गई। बर्था बेंज ने उस जमाने में तने तन्हा ड्राइव किया जब औरत अकेले सफर नहीं कर सकती थी और ऐसी हालत में कि उससे पहले किसी किस्म की कोई टेस्ट ड्राइव भी न की गई थी। ऐसे में 131 साल पहले 2 बच्चों के साथ 106 किलोमीटर का फासला
तय करना वाकई में नाकाबिले यकीन कारनामा था। दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर इस गाड़ी को चलाने के लिए कोई इजाजतनामा भी नहीं लिया गया था, लिहाजा इब्तदा में इस ड्राइव को गैर कानूनी ही करार दिया गया। लेकिन बादअज़ां इसकी इफादियत और असर पजीरी को देखते हुए बर्था बेंज को दुनिया की पहली ड्राइवर होने का एजाज दिया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दुनिया के पहले ड्राइवर के तौर पर किसी मर्द की बजाय बर्था का नाम दर्ज है। बर्था जब घर से निकली तो उसे जिस मसले का सबसे ज़्यादा बार बार सामना करना पड़ा वो इंजन का गर्म होना था। इसके लिए उसे रुक रुक कर करीबी देहातों से पानी मंगवाना पड़ा और इंजन को ठंडा करना पड़ा। इसके अलावा भी बहुत से मसाइल उसको दरपेश आए, जिसका उसने वापसी पर अपने शौहर से जिक्र किया और गाड़ी के सिस्टम में बहुत सी तब्दीलियाँ करवाई। इसके अलावा 106 किलोमीटर तवील सफर के दौरान बर्था को जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, वापसी पर अपने शौहर से उन पर तबादला ख्याल भी किया और मशवरा दिया कि पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान 2 गियर मुनासिब नहीं, लिहाजा इसमें तीसरे गियर का इजाफा भी करना चाहिए। इसके अलावा कॉल ने नर्म लकड़ी को ब्रेक की जगह पर इस्तेमाल किया था, जो बर्था के तवील सफ़र के दौरान टूट गई। इस सूरत हाल में बर्था ने करीबी देहात से मोची और लोहार की मदद से घोड़े की खाल के लेदर पैड्स क्लच पर लगवाए, जो आने वाले वक्त में एक बेहतरीन इख्तरा साबित हुए। सफर के दौरान जब बर्था को महसूस हुआ कि इंजन ताकत छोड़ रहा है तो उन्होंने एक जगह रुककर केमिस्ट से न सिर्फ ईंधन लिया बल्कि उसकी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए अपनी जानिब से इजाफी ऑयल भी डाला, जिसकी वजह से बाद में बर्था के मशवरे पर ही फ्यूल लाइन को भी रीडिजाइन किया गया। को अपने इस एडवेंचरस टूर के दौरान जहां बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, वहीं फ्यूल के खात्मे का भी सामना करना पड़ा और जिस जगह पर उसका फ्यूल ख़त्म हुआ वहीं करीब से उसने किसी केमिस्ट की दुकान से फ्यूल ख़रीदा और उसको अपनी गाड़ी में दोबारा से फिल किया और अपने सफ़र पर गामज़न हुई। इस केमिस्ट शॉप को दुनिया का पहला फ्यूल पंप होने का एजाज़ भी हासिल हुआ। कॉल बेंज ने जब दूसरी मर्तबा गाड़ी तैयार की तो उसमें 4 पहियों का इस्तेमाल किया और आने वाले वक्त में इसी तर्ज पर गाड़ियां तैयार की जाने लगी और बहुत जल्द इनकी कंपनी दुनिया की एक महंगी तरीन कंपनी में तब्दील हो गई, जिसे मर्सिडीज बेंज का नाम दिया गया। इस नाम के पीछे भी दिलचस्प हकायक हैं। एक बहुत बड़े सरमायादार जिन्होंने इस शर्त पर कॉल बेंज को सरमाया फ्राहम किया कि इस कंपनी का नाम उनकी बेटी के नाम से मंसूब किया जाए। उस बच्ची का नाम मर्सिडीज था, जो इस कंपनी के कयाम के वक्त महज 11 साल की थी और वो किसी आर्जे में मुब्तला थी और बहुत जल्द उसका इंतकाल भी हो गया। चुनाचे कॉल बेंज के नाम के साथ उस बच्ची मर्सिडीज के नाम को मंसूब किया गया और यूं ये कंपनी मर्सिडीज बेंज के नाम से आज भी दुनिया भर में जानी जाती है। 1698 में थॉमस सेवरे ने अमली तौर पर पहला स्टीम इंजन रजिस्टर करवाया। इंसानी इजादात में इंजन की इजाद को सबसे अहम इजाद कहा जाता है। 1781 में इसी इंजन में कुछ मैकेनिकल तब्दीलियों के बाद थॉमस सेवरे ने दोबारा इस इंजन को रजिस्टर करवाया। 1800 में इंजन की बदौलत नक्लो हमल, ज़राअत और दिगर सनतों में बेहतरी आई। इसके अलावा दूर दराज के दुश्वार गुजार और कठिन सफर में भी आम आवाम को निहायत आसानी मुयस्सर आई। महीनों का सफर घंटों में तय करने वाली इजाद हवाई जहाज। राइट ब्रदरान यकीनन इस बात से आगाह होंगे कि जो इजाद वो करने जा रहे हैं वो यकीनन दिलचस्प भी है और मुनफरिद भी। लेकिन 1903 में
ये इजाद मंजर आम पर आने के बाद इस कदर अहमियत इख्तियार कर जाएगी, इस बात का अंदाज़ा शायद राइट ब्रादरान को भी नहीं था। परिंदों को हवा में उड़ते देखकर इंसान भी उनकी तरह अरसे दराज से उड़ने की कोशिश कर रहा था। कभी परों को बाजुओं पर बांधकर छलांग लगाई जाती और कभी गुब्बारों की मदद से उड़ने की कोशिश की गई। राइट ब्रादरान ने साबका तमाम तजुर्बात का बगौर मुशाहदा किया और बिलाखिर 1903 में एक ऐसी इजाद से दुनिया को मुतारिफ करवाया कि जिसकी वजह से हजारों मील का फासला तय करना निहायत सहल हो चुका है। नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में हमने पहिए की इजाद से मुताल्लिक कुछ मालूमात आप तक पहुँचाई। इसके अलावा कुछ दिगर इजादात जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, जिनमें इंजन, हवाई जहाज़ और दिगर बहुत सी इजादात शामिल हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसी इजादात हैं जो वक्त के साथ साथ इंसान करता चला गया, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रॉली, लोडर्स, रिक्शा वगैरह। इन तमाम चीज़ों ने जहां इंसानी ज़िंदगी पर मस्बत असरात मुरतब किए, वहीं कुछ मसाइल ने भी जन्म लिया। वो मसाइल किस नौइयत के हैं, इस हवाले से हम अभी लोगों से भी बातचीत करेंगे। आज से अगर 25-30 साल पहले चले जाएं हम, तो इतनी पोल्यूशन नहीं थी। उसके कुछ वजूहात हैं। फॉर इंस्टेंस के लोग ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते थे कि ज़्यादा वो एक हर बंदा अपनी गाड़ी पे नहीं जाता था। उसकी वजह से ये हुआ कि पोल्यूशन बढ़ गई। अब जो लोग हर बंदा अपनी अपनी गाड़ियों पे अपनी अपनी अलहदा सेपरेट गाड़ी पे वो जा रहा है और आ रहा है। किसी भी घर के अंदर एक गाड़ी बहुत ज़रूरी है उसके लिविंग स्टाइल के लिए। अगर किसी के पास गाड़ी है तो उसको सोसाइटी ये समझती है कि उसका लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है और बहुत उम्दा है और उसको लोग फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए भी हम जो पहले 50-60 गाड़ियाँ मंगवाते थे, अब उसको हमें डबल करना पड़ रहा है। जैसे कि अब इमरान खान की पॉलिसीज़ को आप देखा जाए तो इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं कि वो 100 के बजाय हम 10 गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं पर मंथ। तो उस चीज़ को फॉलो अगर हम देखें, उस चीज़ की गहराई में जाएं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाड़ियों को इंपोर्ट करना। इमरान खान की पॉलिसीज़ बहुत चेंज की हैं उसने, प्रोटोकॉल्स बहुत चेंज किए हैं, कस्टम ड्यूटीज़ बहुत रिवाइज़ किए हैं। और सबसे बड़ा मसला पासपोर्ट का है। जो पासपोर्ट एक 10,000 का मिलता था एक गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए, अब वही पासपोर्ट आपको 660 सीसी गाड़ी का 3 लाख से लेकर 3.5 लाख का मिल रहा है। और जबकि लैंड क्रूज़ का 20-20 लाख 25-25 लाख का पासपोर्ट मिल रहा है, जो कि आज से 3 साल पहले चले जाएँ, 2 साल पहले चले जाएँ, उसकी इतनी वर्थ नहीं थी। उसकी वर्थ 12 से 15 हज़ार रुपया थी। तो इस चीज़ को भी देखा जाए तो गाड़ियाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी चांदी हो गई है, और जहाँ उनकी गाड़ी 5 बिकती थी अब वो 50 बिक रही हैं। ऑल्दो कि उन्होंने एक इतनी प्राइस बढ़ा दी है कि वो उसकी गहराई में जाया जाए तो वो कंडीशन उसकी चीज़ वही है। किसी भी डेवलप कंट्री में इस तरह नहीं होता कि 24 घंटे के अंदर एक चीज़ लॉन्च हो रही है, जिसने हुंडई टक्सन लॉन्च हुई है और 24 घंटे के अंदर उसकी 2 लाख रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई है। किसी भी डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होता। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सब मुल्कों के लिए गाड़ी बनाता है, उनकी इन्वायरमेंट के हवाले से, उनके सड़कों के हवाले से। जैसे जापान है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी गाड़ी बनाता है, लंदन के लिए भी गाड़ी बनाता है उनकी इन्वायरमेंट के हवाले से, और श्रीलंका के लिए भी बनाता है, इंडिया के लिए भी बनाता है। और ये जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है मुल्कों की, वो जापान ही बनाता है। उसके अलावा दूसरी उसमें आ जाएँ तो थाई बनाता है, वो अपना वीगो डाला बनाता है, वो उस हवाले से बहुत मशहूर है। वो जापान नहीं बनाता, वो सिर्फ थाईलैंड बनाता है। और ऑस्ट्रेलियन जो है वो बड़ी गाड़ी बनाते हैं, अमेरिकन जो है वो भी बड़ी गाड़ी बनाते हैं, मगर वो पाकिस्तान के लिए एशिया में वो कामयाब नहीं है। कामयाब सिर्फ जापान टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पर बासानी ख़रीद भी लेते हैं और बासानी बिक भी जाती है, जिसकी रीसेल भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी ज़्यादा अच्छी है। इंपोर्ट का ये है कि यहाँ पे एक मोनोपोली है जो इंपोर्ट को उन्होंने इतना डिफ़िकल्ट बना दिया कि अब इंपोर्ट बहुत मुश्किल हो गई है। उन्होंने पॉलिसियाँ ऐसी कर दी हैं कि अब आम आदमी, जैसे हम मंगवाते थे गाड़ियाँ, अब हम नहीं मंगवा सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो डॉलर बहुत महंगा हो गया और दूसरा ये है कि कुछ पेचीदगी हैं जो गवर्नमेंट ने हम पे मुसल्लत कर दी हैं, जिसकी वजह से हम इंपोर्ट आजकल नहीं कर रहे। मगर जो हमारे पास कस्टमर आता है वो जो आज से 5 साल पहले जो हमने इंपोर्ट की हुई थी गाड़ी, उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहा है बनिस्बत लोकल के।
लोकल अभी इन्होंने एक यारिस गाड़ी बनाई है और वो तकरीबन को 30 लाख की है। दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि इंपोर्ट को खोला जाए ताकि हमारे मुल्क में एक अच्छी गाड़ी जो है, क्योंकि यहाँ पे एक मोनोपोली है, उन्होंने वही जो आज से 30 साल पहले जो शेप थी वही शेप अभी तक बरकरार है, जबकि जापानी ऐसा नहीं करते। जापानी हर 2 साल बाद शेप चेंज करती हैं, उसमें एक अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, अपनी आवाम की सहूलत देखते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि ड्यूटीज़ लगाने के बाद सूरत हाल जो है वो कैसी है, गाहक की नौयत क्या है और इनको किस किस्म के मसाइल का सामना है। जी, ये इम्पोर्ट की गाड़ी बंद होने से हमारा कारोबार जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गया। पाकिस्तानी गाड़ियों की कीमत इस कदर बढ़ा दी है उन्होंने कि कस्टमर बिल्कुल नामो निशान नहीं है। आप गाड़ी लेने आई हैं, 20 लाख का ज़हन है आपका, वो गाड़ी 24 लाख की है। जो गाड़ी हमने 12 लाख की बेची हुई है वो 17 लाख की बिक रही है। इसका मटेरियल भी कुछ नहीं है। इंपोर्ट की गाड़ी बंद होने से हमारा कारोबार बिल्कुल सिफर हो गया। और प्लस ये जो OLX है और ये पाक व्हील है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, कारोबार सारा उधर चला गया है। रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है ये। हम लोग, आप हमारे पास 10 साल बाद 20 साल बाद भी आए तो हम जिम्मेदार हैं आपको गाड़ी देने के। तो उसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं और हमारा कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत डिफरेंट पॉइंट दिया कि ये ऑनलाइन जो गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त है उसमें किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है, और जो यहाँ पर 10-10, 15-15 साल से शोरूम्स मौजूद हैं वो आपको गारंटी के साथ गाड़ी जो है वो बेचते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शोरूम्स भी हैं, और यहाँ पर हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो गाड़ी ही ख़रीदने के लिए आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन सी गाड़ी माइंड में लेके आए थे कि ये ख़रीदना है? बेसिकली SUV देखने के लिए आया था, मित्सुबिशी मिनी पजेरो। तो आपको क्या लगता है कि इम्पोर्टेड गाड़ी जो है वो बेहतर है या लोकल गाड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी है? इम्पोर्टेड गाड़ी ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू फ्यूल कंजप्शन एंड ऑल। तो लोकली मार्केट में हमारे पास इस टाइम पे इस रेंज में अगर हम अपने लिए गाड़ी लेने जा रहे होते हैं तो 15-16 लाख रुपए के करीब में हमें जो गाड़ी मिल रही होती है वो सुजुकी की जो हमारा वेरिएंट है वैगनार वो अवेलेबल है। लेकिन अगर हम उसी प्राइस में, बल्कि उससे कम प्राइस में अगर हम जाते हैं तो हमें 660 सीसी में मित्सुबिशी की गाड़ी मिल जाती है 660 सीसी में, जिसका फ्यूल एवरेज और चीज़ें बहुत बेहतर हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कीमतें बढ़ गई हैं उसकी वजह से गाड़ी की जो ख़रीद है उस पर इफ़ेक्ट होगा या लोग अभी भी परचेज़ करेंगे इसको? देखिए, बेसिकली कार एक ज़माने में हुआ करती थी लग्जरी, अब ये लग्जरी में शुमार नहीं, नेसेसिटी में शुमार होती है। तो अब उस चीज़ को लेते हुए अगर हम देखें तो हर घर में मिनिमम साइड पे भी एक गाड़ी अवेलेबल है। पहले अब आप देखेंगे तो रोड्स में ट्रैफिक इतना नहीं होता था, लेकिन अब परचेजिंग पावर ज़्यादा है। रादर देन अगर हम पास्ट एरा में चले जाएं तो हमारे पास परचेजिंग पावर कम हुआ करती थी। अब मिनिमम साइड पे भी हर घर में आपको 1 से 2 गाड़ियाँ मौजूद नज़र आती हैं। तो परचेजिंग का डजेंट मैटर कि वो आपकी प्राइसेस हाई हो रही हैं या नहीं हो रही, लेकिन परचेजिंग हो रही है गाड़ियों की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक और साहब हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये गाड़ियों की जो इस तरफ इस हद तक भरमार हो गई हुई है तो इसके क्या नुकसानात हैं, क्या मसाइल जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और उसके हवाले से ये क्या तजवीज़ हमें देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, बात ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि ये इस वक्त जो वाकई ट्रैफिक का मामला है वो बहुत बढ़ गया है। लोगों को ख़ुद ख्याल चाहिए कि गरीब मुल्क हैं, गरीब मुल्क में रहते हैं, अपने आप को गरीब कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इस वक्त जो आम पाकिस्तानी गाड़ी है उसकी 45 लाख रुपया कीमत है और हम कहते हैं गरीब मुल्क है। टैक्स हम लोग देते नहीं हैं और मामला जो है ना वो उस तरफ जा रहे हैं। बात यह है कि हमें ख़ुद सोचना चाहिए कि हम अपने घर से निकलें तो अगर 5 बंदे 4 बंदे हैं तो ट्रैवल करेंगे तो अपनी भी बचत होगी, दूसरे भी होगी। तो हमें ये फ़र्दन सोचना पड़ेगा कि हम अपने मुल्क पे कितना बोझ डाल रहे हैं। अगर एक बंदा गाड़ी घर से लेकर निकलेगा तो उसके पेट्रोल, उसके बाकी अखराजात,
उसको फ़ौरन जो हमारे डॉलर में ख़र्चा होता है आयल का, वो ये हमें सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब किसी जगह पे निकलें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर घर में 2-3 मोटरसाइकिलें, क्या करेंगे भैया आप, ठीक है चलाएं। उसके बाद सड़कें जो हमारी तंग हो रही हैं, तो इसके बारे कानून और लोगों को ख़ुद ख्याल करना पड़ेगा कि हम क्या वाकई गरीब मुल्क हैं। गवर्नमेंट तो हमारी हमें कहती गरीब है, बाहर से हम कर्ज़े लेते हैं, गाड़ियाँ हमारे पास इतनी हैं, खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, गुर्बत में इजाफा हो रहा है। तो जो सरमायादार लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लिल्ला बसों पे आ जाएं, बसों पे सफ़र करें, आपके लिए भी इजी है। ट्रैफिक को कम करें ताकि पोल्यूशन में भी फ़र्क पड़ेगा और भी मामला सीधे होंगे, और हमारी ये डॉलर जो हमारे सर पे डॉलर सवार है ना, इससे भी हमारी बचत होगी। अब होता क्या है कि हम लोग वहाँ से एक्सीडेंट गाड़ियाँ खरीद ली, कोई मना नहीं करने वाला कि एक्सीडेंट गाड़ी ला के हम इधर उसको चला रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, फिर उसमें झूठ भी शामिल हो रहा है। कस्टमर गाहक जो है वो कह रहा है जी ये जेन्युइन है, जो बेचने वाला वो कह रहा है जेन्युइन है, लेकिन वो एक्सीडेंट गाड़ी है। तो हमें कम से कम इस झूठ से भी बचना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो गाड़ियाँ वहाँ पे से आती हैं, एक्सीडेंट गाड़ी कम से कम यहाँ पे ना आए, दूसरी गाड़ी आए और उस पर आप टैक्स जो मुनासिब है वो भी लगाएं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे भी इजाफा होगा। इस तरह करके कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये और 4-10 साल के बाद बिल्कुल जैम हो जाएगा, पूरा लाहौर जाम हो जाएगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अभी से अगर प्लानिंग करेंगे तो आगे चलेंगे, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है कि ये इसको हम चला पाएँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। जी हम तो यही नहीं चाहते हैं कि ये बैंक लोन गाड़ियाँ देने बंद कर दें और यहीं लोकल पे सफ़र करें। एक घर से इंसान निकलता है, उनके पास 5 गाड़ियाँ लेके निकलेंगे तो रोड तो ब्लॉक होगा ना, ट्रैफिक ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये बैंक को चाहिए कि लोन पे गाड़ियाँ देना बंद कर दें। और ये बाइक आजकल चल गई हैं, 2000 रुपये जमा करवाएं बाइक मिलती है, उस पर सफ़र कर रहे हैं लोग ज़्यादा। नाज़रीन, यहाँ पे हम बात करते हैं रिक्शे वाले से भी कि उनको क्या मसाइल हैं, ये किस तरह से रिक्शा एक बनता है, ये बनवाते हैं, किस तरह से इन तक पहुँचता है, और उसके बाद इनको पेट्रोल के हवाले से अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो किस किस्म के हैं, और पैसेंजर जो है वो इनको इनकी मनपसंद कीमत जो है वो दे देते हैं, मुँह मांगी उजरत इनको मिलती है। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रिक्शा 2.5 लाख रुपए का रिक्शा बनता है और पेट्रोल आए दिन पेट्रोल बढ़ जाता है, पैसेंजर जो है वो उतना किराया नहीं खर्चते, परेशानी बनती है। बच्चे हैं, इसी से अपना रोज़गार सारा चलता है, बच्चे इसी से पाल रहे हैं। बस ये मसले हैं। अब खान साहब को चाहिए कि हमें रिलीफ दे, जो मज़दूर आदमी है उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जब हम लोग सड़क पर निकलते हैं तो ये जो रिक्शाज हैं और ये जो चांद गाड़ियाँ हैं, ये ट्रैफिक को बहुत ख़राब करती हैं। तंग सी जगह होती है उसमें रिक्शा घुसा देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा मैनरिज्म के साथ या थोड़ा सा एक ट्रैफिक के फ़्लो को देखते हुए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? जी, हर चीज़ को अगर मैनेज करके हर चीज़ को तरीके से चले तो कुछ भी नहीं मसला बनता। कोई ये ज़रूरी इशू नहीं है कि रिक्शे वाले इस तरह करते हैं। गाड़ी हो, बाइक हो, जिसका दिल करता है वो अपनी मन मर्जी करता है। और फिर हमारी तो कोशिश होती है कि हम ठीक है अपना सेफ़ तरीके से निकलें। हमारी नहीं कोशिश होती किसी को डिस्टर्ब करें या हमारी वजह से कोई भी नुकसान हो, रोड ब्लॉक हो। हम नहीं ये चाहते। चलें, बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने तो जो देखा मैंने वो बोला कि अक्सर चांद गाड़ियाँ हैं या रिक्शे हैं या स्पेशली बाइक्स भी हैं, ट्रैफिक के फ़्लो को ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने एक साहब को देखा बहुत तेज़ी से वॉक करते हुए जा रहे थे, तो इनसे हम पूछेंगे कि एक वक्त था जब लोग पैदल ही सफ़र किया करते थे या घोड़ों पे सफ़र करते थे। जब पहिया आगे बढ़ा और साइकिल आई तो साइकिल का ट्रेंड जो है वो बहुत बढ़ गया। अब ट्रैफिक ने हमारे बहुत से मामलात को ख़राब किया हुआ है। नज़दीक तरीन भी जाना हो तो हम पैदल की बजाय गाड़ी निकाल लेते हैं। तो क्या इस रवायत को दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है? ये हमारे लिए कितनी सूदमंद साबित हो सकती है? आइए इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल। देखें कि मैं बिल्कुल अभी पैदल आया हूँ और मैं बिल्कुल फिट फील कर रहा हूँ। जैसे कि
अभी मैं मेट्रो से उतर के आया हूँ और एसी में से मैं उतर के आया हूँ, उसमें मैं इतना बेहतर फील नहीं था कर रहा, क्योंकि बॉडी जो है वैसे जैसे सुन्न हो जाती है। लेकिन जैसे मैं पैदल आ रहा हूँ मेरा पसीना थोड़ा निकला है, मैं काफ़ी फील कर रहा हूँ बेहतर। जैसे कि पहले ज़माना में हमारे बाप दादा जो थे वो बहुत ही पैदल सफ़र करते थे और वो बहुत फिट थे, ना वो एसी के बारे में इतना, वो हाथ से पंखे थे और वो फ़ैन वाला पंखा भी नहीं इस्तेमाल करते थे। तो देखें कि अभी भी ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, लोग पैदल करना, सफ़र करना इतना पसंद नहीं करते, ना साइकिलों पे सफ़र करना इतना पसंद करते हैं, बल्कि वो गाड़ियों में, एसी वाली गाड़ियों में पसंद करते हैं, ताकि वो उन्हें अजियत ना हो, उनकी फ़िटनेस जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन फ़िटनेस असल में जब आप पैदल सफ़र करते हैं आपकी फ़िटनेस तब ही बेहतर रहती है, आपका जिस्म फील करता है कि आप में कुछ एनर्जी है। और नौजवान, ख़ास तौर पे नौजवान जो हैं बाइकों पे, अब देखें एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। जस्ट क्योंकि लोग पैदल सफ़र करना इतना पसंद नहीं करते। आप देखें कि कीड़ों की तरह बाइकें हो गई हैं, कीड़ों की तरह गाड़ियाँ हो गई हैं, कोई सफ़र करना, पैदल के सफ़र करना पसंद करता ही नहीं। तो अगर हम लोग दोबारा से साइकिल की तरफ आ जाएं तो इससे हमारा कितना जो है वो फ़ायदा होगा ओवरऑल, ट्रैफिक के हवाले से भी और अपनी सेहत के हवाले से भी? आई थिंक 99% हमें फ़ायदा होगा, हमारी जो सेहत है वो ठीक रहेगी, हमें बीमारियों का कुछ भी हम पे असर नहीं होगा। हमें हॉस्पिटल देख लें इतने भरे हुए हैं, वो क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं, लोग पैदल सफ़र करना इतना पसंद नहीं करते। जब आप पैदल चलेंगे तो आपकी फ़िटनेस जो है, बॉडी आपकी बिल्कुल, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी आपको क्या फ़ीडबैक दे रही है। और बेहतर है कि मैं लोगों को यही सजेशन करना चाहूँगा कि पैदल सफ़र करें, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे और आप ज़्यादा उम्र तक जो है चल सकें। अपने बच्चों को भी बताएं, आप अपनी जनरेशन को भी बताएं कि पैदल सफ़र करें, ताकि आप फिट रहें, आपकी बॉडी बिल्कुल बीमारियों से पाक रहे। नज़दीकी सफ़र करने के लिए पैदल सफ़र करें और अगर आपको थोड़ा दूर जाना है तो साइकिल पे सफ़र करें। दोनों सूरतों में आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। आगे देखते हैं लोग इस हवाले से और क्या कहते हैं। यहाँ पर एक खातून हमारे पास है और हमारे प्रोग्राम में हमने आपको जिक्र किया पहले ब्रथा नामी खातून का, जो पहली खातून ड्राइवर भी थी, बल्कि पूरी दुनिया में जिसने सबसे पहले ड्राइविंग की वो एक खातून ही थी। और इस वक्त हमारे साथ एक खातून ही मौजूद हैं जिन्होंने गाड़ी परचेज़ की है। तो पहले इनसे पूछते हैं कि इनको कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई इसमें को ख़रीदने में? नहीं, दुश्वारी तो पेश नहीं आई मुझे। पीपल एक्चुअली ट्राई टू फूल मी, उन्हें लगता है कि मुझे नहीं पता होगा, बट मुझे पता ही होता है, तो इतना कोई इशू नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये कि एक फ़ीमेल होने की वजह से दौरान ड्राइविंग आपको किस किस्म के मसाइल जो हैं वो देखने में मिलते हैं? एक्चुअली मेरा 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ है मोटरवे पे, और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि एक लड़का मुझे फॉलो कर रहा था और उसने जान के मेरी गाड़ी को आगे से हिट कर दिया। तो मेरा तो ख्याल है मेरे लिए बहुत इश्यूज़ हैं यहाँ पे। पाकिस्तान है ही नहीं, बना ही नहीं औरतों के लिए मुझे ऐसा लगता है। और ये जो हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत बेहंगम हो गई हुई है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इस हवाले से एजुकेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है लोगों की? बहुत ज़रूरी है, बैन कर देनी चाहिए। जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उनको गाड़ी ड्राइविंग नहीं करने देनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे आप देख रही हैं लाहौर में हर बाइक हर वो आपके ऊपर ही चढ़ जाता है। बहुत ज़रूरी है। और मेट्रो भी काम नहीं करती है, तो मतलब कोई और ऑल्टरनेट है भी नहीं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केट में मौजूद हैं जहां पर गाड़ियों को रिपेयर किया जाता है। इस वक्त एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जब गाड़ी आफ्टर सेल सर्विसेज की सहूलियात फ्राहम करती है तो फिर इन मार्केट्स का रुख क्यों किया जाता है? जी सर, अच्छा, असल में ऐसा है कि आप जिस तरह कह रही हैं कि कंपनी की गाड़ी है, हम उनसे क्यों नहीं करवा रहे। उसमें एक तो ये होता है कि कंपनी के जो प्रोसीजर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी गाड़ी को कुछ डैमेज होता है तो हम उसको अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है। पहली बात तो ये। उसके अलावा हम इस मार्केट में इसलिए आते हैं कि यहाँ पे जल्दी काम हो जाता है और जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एग्जैक्ट वो हो जाती है। इसमें गाड़ियाँ जो हैं आप आजकल जो है वो सब जापानी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल की जाती हैं और वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं, तो मैकेनिक्स जो हैं वो उतने अवेयर नहीं होते हैं। गाड़ी में कोई फॉल्ट ऐसा डेवलप हो जाए तो फिर उसके लिए तो ये मैकेनिक्स जो है वो सूदमंद नहीं साबित होते हैं। तो फिर क्या किया जाएगा इसके लिए? उसके लिए तो फिर डेफिनेटली कंपनी से ही रब्ता किया जाएगा जब आप मतलब कोई मैकेनिक आपको नहीं अलाउ कर रहा। अदरवाइज़ तो वर्कशॉप आजकल काफ़ी मतलब जो प्राइवेट हैं अच्छी हैं, उनके पास सारी सहूलियात हैं, कंप्यूटराइज भी वो चेक कर सकते हैं और जो भी फॉल्ट हो वो करते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर हम लोग सजेस्ट करें कि कंपनीज़ जो हैं कोई अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा करें कि जो बायर है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो? हाँ, ये अगर हो जाए तो फिर तो कोई भी नहीं आएगा ना प्राइवेट में। अगर कंपनी उसको मतलब सहूलत दे रही है डोर स्टेप पे, या डोर स्टेप पे ना भी हो, प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो उसकी,
मतलब जल्दी हो, प्रोसीजर लेंथी ना हो, तो वो कंपनी के पास ही जाएगा हर कोई। बहुत शुक्रिया आपका। आगे देखते हैं कि लोग इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं। नाज़रीन, गाड़ी को ख़रीदना, उसको चलाना और दिगर बहुत से अवामिल के साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर लोग वर्कशॉप की तरफ आते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी, इस वक्त मेरे साथ वर्कशॉप के एक मालिक मौजूद हैं, कि इनसे पूछूँगी जब आफ्टर सेल सर्विस की कंपनी सहूलत देती है तो फिर लोग उनको छोड़ के इनके पास क्यों आते हैं? जी, क्यों हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि जो कंपनीज है ना, उनका अगर 1 रुपया हम इधर चार्ज करते हैं तो कंपनी करती है कम से कम 1000 रुपये चार्ज। इतना फ़र्क है उनमें और इनमें। अब जो लोग कंपनी मेंटेन रखते हैं गाड़ी अपनी, उनके पास पैसे की अपनी खुद अंदाज़ा नहीं होता उनके पास कितना पैसा अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है। अल्लाह ताला उनको और दे, वो इसलिए वो कंपनी फिर जाते हैं और कंपनियाँ उन्हीं के सर पे चलती हैं। जो मिडिल क्लास तबका है ना, वो कभी भी कंपनी नहीं जाता। हमारे पास आता है, एक काम होता है, हमने उसको 500 रुपये में कर देना है, वही काम कंपनी उनको 10,000 में बता के भेजती है, हम उसको 500 रुपये में वही काम करते हैं। और हम जैसे बंदे ही कंपनी में काम कर रहे हैं, उधर कोई अफलातून बंदे नहीं है, जिन नहीं है कोई मिनट में जादू कर देंगे तो वो करके फारा कर। हम जैसे मैं चला जाऊँगा ना, मैं होंडा में चला, फ़र्ज़ किया होंडा कंपनी में चला जाता हूँ तो मेरी वैल्यू होंडा कंपनी वाली बन जाएगी। इधर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू इधर की है कि ये बंदा कंपनी में काम करता है। कंपनी क्या है? जस्ट हम लोगों ने कंपनी बनाई हुई है। हम जैसे ही बंदे, ये मेरे पास 2 लड़के हैं, वो पहले कंपनी में काम करते थे, अब वो होंडा में काम करके हैं, उनकी उधर की वैल्यू। इसमें ये फ़र्क है, जब आप वो कहते हैं कि जी हम आपको फ्री करते, फ्री बेसिकली नहीं करते। वो फ्री उनका ये होता है कि भाई ये हमने इसकी सर्विस सारी फ्री कर दी है, उसमें अब जो उसके पार्ट्स लेते हैं ना, वो पार्ट्स उससे ज़्यादा इतनी कि उसकी चार्ज करते हैं कि मडगुम रोड से भी मिलते हैं, बलालगंज से भी मिलते हैं। कई पार्ट्स ऐसे हैं जो बलालगंज से लेके ये कंपनी वाले भेजते हैं और उनकी पार्ट्स ओरिजिनल प्राइस लिख के ना वो आगे सेल करते हैं। ये यानी कि वो लोग ओरिजिनल पार्ट्स नहीं लगाते वो भी सेकंड हैंड ही है? ओरिजिनल लगाते हैं। कई पार्ट्स चाइना से या इधर जापान से नया बलालगंज भी आता है। हम बलालगंज कई दफ़ा जाते हैं ना कि यार ये हमें चीज़ दे दो, तो वो कहते हैं जी ये हमने होंडा कंपनी वाले भी हमसे लेके गए हैं, वो लेके हमसे आगे कस्टमर को देते हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो सच है, ये नहीं कि गलत है कि मैंने अपने आप से या मुझे उनसे कोई इख्तलाफात है। मेरा रोज़ी रोटी इधर चल रही है, मुझे उनसे कोई इख्तलाफात नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे दुकान का रेंट और अपने जो वर्कर्स हैं उनको क्या पे करते हैं? ये हमारा रेंट तो इधर 30+ ही है और मेरे जो वर्कर हैं किसी की 30 है, किसी की 25 है, किसी की 20 है, किसी की 35 के राउंड अबाउट सैलरी है। वो डेली बेसिस पे ही भी हैं, तो बस ऐसे ही है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बेहतरीन चल रहा है। तो किस किस्म के काम हैं जो आप कर देते हैं यहाँ पे? टोटल मैकेनिकल काम होता है, गाड़ी रिपेयर, गाड़ी का कोई भी काम हो हम इधर कर देते हैं। डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन। तो अब मेरा काम सिर्फ मैकेनिक है। मेरे पास एक बंदा आता है कि ये इलेक्ट्रिशियन का काम भी है, तो हमारे लेफ्ट राइट इलेक्ट्रिशियन बैठे हैं, उनसे पकड़ते हैं यार ये काम कर दो, वो कर देते, उसके पैसे उसको देते, अपने पैसे अपने पास रख लेते हैं। आप मुतमईन हैं अपने ओवरऑल सारे काम से? जी मैं मुतमईन हूँ हर चीज़ से ही। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गार से निकलकर हम कार तक पहुँचे और इस तवील तरीन सफ़र में हमने बहुत सी चीज़ों का मुशाहदा किया। आपने भी देखा कि किस तरह से इंसान हर दौर में अपनी ज़रूरत के तहत बहुत सी इजादात करता रहा है, जिसमें इंजन, हवाई जहाज़ और बहुत सी दिगर चीज़ें शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों की इजादात से इंसान सनती तरक्की की तरफ बढ़ा और आज हम जिस मुकाम पर हैं वो सारी दुनिया के सामने है। अगर ये पहिया ना होता तो शायद अभी भी हम बहुत सी चीज़ों में पीछे रह जाते और शायद तरक्की का ये लेवल ना होता। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके हवाले से फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत हमने इस प्रोग्राम के लिए की, बहुत रिसर्च की और कोशिश की कि अपनी इस अर्क रेज़ी के बाद जो मालूमात आप तक पहुंचाएं वो मुस्तनद हो और दिलचस्प भी हों। किस हद तक कामयाब रहे ज़रूर बताइएगा और आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को और जी का जहां की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।